लोकसभा चुनाव में सिर्फ नेता ही परेशान नहीं है, सभी एजेंसियों समेत मीडिया हाउस से लेकर हर संस्था परेशान है, क्योंकि सभी को कहीं न कहीं से चुनाव से भिड़ना पड़ रहा है। अब एक नए चुनाव आंकड़े के मुताबिक 1989 के बाद से हुए 8 चुनावों में आरक्षित सीटों पर कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को ज्यादा बार जीत हासिल हुई है। इससे पहले माना जाता था कि दलित परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि 1989 से 2014 के बीच आरक्षित सीटों से चुने गए 976 सांसदों में से 30% बीजेपी से हैं और 28% कांग्रेस से। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसके पीछे अहम वजह है अपर कास्ट के वोटरों का कांग्रेस से दूर होना। इन वोटरों की आरक्षित सीटों में अहम भूमिका होती है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि एससी और एसटी जनसंख्या औसतन 40 से 45% से ज्यादा नहीं होती। ऐसे में दूसरे वर्ग के वोट उसी सीट पर ज्यादा अहम हो जाते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति को नजदीक से देखने वाले लोग और भारतीय राजनीति का एक तथ्य ये है कि 1989 के बाद से कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आनी शुरू हुई और बीजेपी की बढ़नी शुरू हो गई। पिछले 8 चुनावों में बीजेपी ने 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें जीती। 2014 में तो बीजेपी के 66 सांसद आरक्षित सीटों से जीत कर आए हैं। ये संख्या किसी भी पार्टी के लिए आरक्षित सीटें बहुत ज्यादा हैं। तो इस प्रकार ये बात कही जा सकती है कि अगर पूरे भारत के कैनवास में देखा जाए तो दलित सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ है। और यही बात दलित नेताओं और पार्टियों को हजम नहीं हो रही है कि सबसे अधिक दलित वोटर तो बीजेपी के पास हैं। देखते हैं इस बार यही दलित वोटर क्या गुल खिलाते हैं और क्या इस बार भी ये बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं या नहीं, ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के सब साथियों, सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े। मैं आज इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की है इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन, वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं। भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में, इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल। जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है, लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है। उसको हमने इसमें लेने का पूरा प्रयास किया है। अब जैसे उदाहरण के लिए, आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाइयां नजर आ रही है, जैसे पानी, खास करके मैं आज जब तमिलनाडु की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है
कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं। राजस्थान, गुजरात जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जिए हैं, उन्होंने अपने रास्ते खोजे हैं। लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं, उनके लिए भारत सरकार ने गंभीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजना से करना होगा। और इसलिए हमने सोचा है कि देश में पहली बार जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं। हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। हमने इस बजट में मछुआरों के लिए, और कोस्टल एरिया में ही मछुआरे भाई बहन ऐसा नहीं है, हमारे देश की नदी तट की संस्कृति में मछुआरे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का माध्यम रहे हैं। और इसलिए हमने इस बजट में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात बजट में कही थी। हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। नदियों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पानी का कैसे हो। कोई हैंडपंप लगाए और चुनाव जीत जाते थे, वो एक जमाना था। लेकिन अब माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुंचाए, इस पर हम काम करना चाहते हैं।